तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 56 डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से। इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट अगर इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करने के लिए, या अनलॉफुल हो जाए, या प्रॉमिसर उस पर्टिकुलर इवेंट को प्रिवेंट ना कर सके, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सेक्शन 56 रन्स एज एन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। अब इसका एक सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए ए और बी एंटर करते हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट। बिजनेस शुरू करने से पहले ही ए गोज मैट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा थ्रू डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट ईवा वेब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहला डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन। Also, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated. तो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन दो मैग्जिम्स में बेस्ड है। पहला लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, जो कि कहता है लॉ कभी भी उन चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं करता जो ऑलरेडी इम्पॉसिबल है। लॉ डज नॉट रिकग्नाइज व्हाट इज इम्पॉसिबल। और दूसरा इम्पॉसिबलिम न्यूला ऑब्लिगेशियो एस्ट, मीनिंग व्हाट इज़ इम्पॉसिबल डज नॉट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन। जो चीज़ें की नहीं जा सकती वो ऑब्लिगेशन कभी भी क्रिएट नहीं करती हैं। तो अब आ जाते हैं एक ऐसे केस में जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इवॉल्व हुआ था। टेलर वर्सेस कार्लवेल 1863 का केस। इस केस में सब्जेक्ट मैटर था म्यूजिक हॉल, जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ को देता है फॉर स्पेसिफाइड डेट्स फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट। अब ये हॉल उन डेट से पहले ही वहाँ पे आग लग जाती है, लेकिन प्लेंटिफ वहाँ स्यू करता है फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन डिफेंडेंट प्ली करता है दैट द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से रोका। डिफेंस में वो ये कहता है कि जिस वक्त वहाँ पे आग लगी तभी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया था, मतलब इम्पॉसिबल हो गया था परफॉर्मेंस के लिए। ये डिफेंस सक्सेसफुल रहा और स्यूट डिसमिस हो गया था। यहाँ ही आया था प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का। इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। तो अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट केस में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिस समझाया था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का, सत्यव्रता घोष और मुंगीराम बंगर एंड कंपनी के केस में, जहाँ पे सत्यव्रता घोष रहते हैं प्लेंटिफ और मुंगीराम बंगर एंड कंपनी रहती है डिफेंडेंट। तो मुंगीराम बंगर एंड कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी रहती है जो कंस्ट्रक्ट करती है घर इन अ प्लॉट लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। अब सत्यव्रता घोष इसे ही बुक करते हैं और एडवांस अमाउंट जमा कर देते हैं। साथ ही में होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और गवर्नमेंट जो है वो मुंगीराम बंगर एंड कंपनी के ही प्लॉट्स में से कुछ लैंड अक्वायर कर लेती है। कलेक्टर इशू करते हैं ऑर्डर, और ये जो जितने लैंड अक्वायर करते हैं उसे गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए अक्वायर कर लेते हैं, ये रीज़न देते हैं। साथ ही में जो टाइम पीरियड रहता है जो कंपनी दी रहती है रेडी करने के लिए घर, वो ख़त्म हो जाता है। तो जो प्लेंटिव है वो जाते हैं स्यू करने। अब वहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो डिफेंस देते हैं डिफेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन का, लेकिन कोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर देती है प्ली और कहती है डिफेंडेंट को कि डैमेजेस जो है वो प्लेंटिफ को दे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन उतने टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे डिफेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन रिजेक्ट होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्लियर करती है कि बेसिस क्या है डिफेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन का। मतलब अगर डिफेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेना है तो हमारे लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है फुलफिल होना। तो अब आ जाएंगे उन कंडीशंस के लिए जो नेसेसरी होती हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 56, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो पहला पॉइंट आ जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़, जैसे कि टू कम्पीटेंट पर्सन्स आ जाएंगे, कुछ कंसिड्रेशन आ जाएगा। दूसरा आ जाता है कोई एक पार्ट की परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की अब भी बची हो परफॉर्म करने के लिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद वो परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करने के लिए। और चौथा आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एप्लीकेबल है सिर्फ दो केसेस में। पहला, ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो इम्पॉसिबल हो चुका है परफॉर्म करने के लिए, और दूसरा कोई एक ऐसा इवेंट अकर हो जाता है जो परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना देता है परफॉर्म करने के लिए और जो कंट्रोल में नहीं रहता प्रॉमिसर के, जैसे कि कोई भी एक्ट जो पहले लॉफुल रहता हो लेकिन बाद में कुछ ऐसा लॉ हो जाए जो अनलॉफुल उसे बना दे। तो ये हो गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब आ जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 62 डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन से, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। सिंपली देखें तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाना इज डॉक्ट्रिन ऑफ नोवेशन। अगर दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की अग्री करती हैं टू सब्सिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट,
तो या तो वो ऑल्टर कर लें कॉन्ट्रैक्ट को या रिसेंड कर लें, तभी द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, क्योंकि एक नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया है और उसकी परफॉर्मेंस अलग हो जाती है। तो जनरली देखें तो नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, या हम कह सकते हैं इनोवेशन टेक्स प्लेस इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें पहला आ जाता है बिटवीन द सेम पार्टीज विद सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टी सेम रहती है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस भी सेम रहते हैं, लेकिन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स टर्मिनेटेड और न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है एग्जिस्टेंस में। इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे कि मान लीजिए प्रॉमिसरी नोट है, वो एक्सपायर होने वाली है और इस वजह से पार्टीज़ एग्जीक्यूट कर लेती है नया प्रॉमिसरी नोट। तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टीज़ दोनों सेम है, टर्म्स एंड कंडीशन सेम है बिल्कुल, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नया हो गया क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट किया न्यू प्रॉमिसरी नोट। सेकेंड कंडीशन में आ जाते हैं बिटवीन द सेम पार्टीज़ विद ऑल्टर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। इसमें क्या होता है कि पार्टीज़ जो रहती हैं वो सेम रहती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशन चेंज हो जाते हैं या ऑल्टर हो जाते हैं। अब इसमें भी एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल लेंगे, पुराने वाले एग्जाम्पल के जैसे ही, कि मान लीजिए प्रॉमिसरी नोट वाला अग्रीमेंट था। अब डेटर चाहे तो एक्सपायरी डेट के पहले ही क्रेडिटर को कुछ गोल्ड दे दे एज सिक्योरिटी, तो पार्टीज चेंज हुई नहीं, लेकिन टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के चेंज हो गए, क्योंकि पहले वो प्रॉमिसरी नोट था और अब हो गया मॉर्टगेज डीड। तो हमारी थर्ड कंडीशन आ जाती है चेंज ऑफ पार्टीज़ विद द सेम टर्म एंड कंडीशंस। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन टर्म्स और कंडीशन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जैसे सेम रहते हैं। अब इसका एक जनरल एग्जांपल ले लेंगे कि मान लीजिए ए ने ऑफर किया टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹50 लाख, जो कि पेबल था 2 इंस्टॉलमेंट्स में 6 मंथ्स के। अब बी जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है द सेम, तो लेटर बी विद द कंसेंट ऑफ ए एंड सी विड्रॉ कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट से, और बाद में सी एक्सेप्ट कर लेता है सेम कंडीशन में घर खरीदने के लिए। तो यहाँ पे न्यू अग्रीमेंट आ गया ए और सी के बीच में, लेकिन पार्टीज चेंज हो गई, टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जैक्टली सेम है। ये हो जाता है हमारा थर्ड कंडीशन। अब लास्ट यानी फोर्थ कंडीशन में आते हैं चेंज ऑफ पार्टीज़ एंड चेंज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे पार्टीज़ भी चेंज होती है और टर्म्स एंड कंडीशंस भी या तो ऑल्टर होती है या चेंज होती है। सेम एग्जाम्पल देखें प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ अगर ए और बी अग्री करते हैं टू डिस्चार्ज द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज ऑफ द सेड हाउस बिटवीन ए एंड सी फॉर ₹30 लाख, तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्टीज़ भी चेंज हुई, टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज हुए। क्यों? क्योंकि पहले था सेलिंग ऑफ हाउस और अब हो जाता है मॉर्टगेज डीड का अग्रीमेंट। So that's the end of our video. If you like the video, please hit that thumbs up, subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated for more of such videos. Also, for daily updates, do follow us on our Instagram, link in description.